थैंक यू सर। आज का टॉपिक ग्रहोपचार है, जिसमें परिचय के अनुसार आज पहला अध्याय रत्न उपचार पद्धति है। रत्न परिचय है, इसमें प्रकार है तथा उनका महत्व है। तो रत्न का परिचय क्या है? रत्न शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अतः रत्न शब्द सर्वत्र श्रेष्ठ का ही द्योतक होता है। किंतु आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले जिन रत्नों का उल्लेख प्रस्तुत अध्याय में किया गया है, यदि उनके विषय में विचार किया जाए तो रत्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं, खनिज रत्न और जैविक रत्न। इन्हें हम इंग्लिश में जेम स्टोन्स और मिनरल स्टोन्स कहते हैं। जेम A gem is a cut and polished solid, usually a mineral crystal used in jewelry and ornament. तो हम इसकी ज्वेलरी बनवाते हैं, ऑर्नामेंट और ज्योतिषीय उपयोग के लिए जेम स्टोन यूज करते हैं। बेसिकली ये मिनरल ही होते हैं। सफायर एंड रूबी आर द जेमस्टोन मेड अप ऑफ मिनरल कोरंडम। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि ये एल्यूमिनियम के एक अयस्क कोरंडम से बना हुआ है, और इनकी पॉलिशिंग और इनकी क्लीनिंग के बाद ये सफायर अर्थात नीलम, रूबी और माणिक के जैसे नजर आते हैं। मिनरल क्या है? ए मिनरल इज ए नेचुरल सॉलिड विथ ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड वेल डिफाइंड कंपोजिशन। और ये बिना शुद्ध किए हुए तो मिट्टी में से निकले हुए पत्थर ही नजर आते हैं। ये सिर्फ एल्यूमिनियम के ही नहीं होते हैं, वैसे एल्यूमिनियम के अयस्क ही सबसे ज्यादा उपयोग में होते हैं, लाए जाते हैं एज ए जेम स्टोन। उसमें से कुछ आयरन के भी हैं, लेकिन आयरन फिर भी एल्यूमिनियम के साथ मिलके ही ये अयस्क बना रहा है। तो यहाँ पे रत्न के परिचय में रत्न श्रेष्ठता का प्रतीक है। ये दो तरीके के होते हैं, खनिज और जैविक। जैविक जो होते हैं वो जीवों से बनते हैं, और जो खनिज होते हैं वो अयस्क के रूप में जमीन से मिलते हैं, भूगर्भ से मिलते हैं, और उन्हीं की पॉलिशिंग और कटिंग से हम उनको जेम स्टोन की तरह यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कि ये इस तरह का अयस्क कोई पहन नहीं सकता, पर ये मिनरल के फॉर्म में ऐसे ही मिलते हैं। तो खनिज रत्न उन रत्नों को कहते हैं जो खानों से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रासायनिक द्रव्य विद्यमान रहते हैं। इन रासायनिक द्रव्यों में विभिन्न तापक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रत्नों का जन्म होता है। हीरा, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज और गोमेद, लाशुनिया खनिज रत्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति और प्राप्ति खानों से होने के कारण ही इन्हें खनिज रत्न कहा जाता है। रत्नों की दूसरी श्रेणी में जैविक रत्न आते हैं। जैविक का अर्थ हुआ जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया। इस श्रेणी में दो ही रत्न आते हैं, मूंगा और मोती। इनकी रचना विभिन्न समुद्री कीटों द्वारा समुद्र के गर्भ में की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये एक सीपी के अंदर मोती रखा गया है। जब ये सीपी बंद होती है तो ये एक जीव है, जीवित होता है, जो कि मोती का निर्माण करता है। जब उसके अंदर पानी का कोई कण आ जाता है तो वो उस इरिटेशन से बचने के लिए, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, उसके ऊपर एक सिक्रीशन अपनी सुरक्षा के लिए लगातार करती जाती है, और वो एक मोती में कन्वर्ट हो जाता है। इसका साइंटिफिक नेम यूनियो है। पाइला एंड यूनियो, शंख और सीपी। तो जो सीपी होती है, अक्सर नदियों में आपने किनारे देखा होगा, बहुत सारी सीपियां पड़ी होती हैं, डेड हो गई होती हैं। पर जब ये लाइव होती हैं तो कुछ सीपियों में से मोती निकलते हैं। ये महंगे आइटम हैं, क्योंकि मोती जरूरी नहीं कि सभी सीप में मोती हो। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्न और उपरत्नों की कुल संख्या 84 मानी गई है। इनमें माणिक, मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद और लाशुनिया, इन 9 रत्नों को नवरत्न माना गया है, और शेष को उपरत्न माना गया है। किंतु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपरत्न भी होते हैं। तो मेनली 84 हैं। उन 84 में 9 मुख्य हैं जिनको नवरत्न माना गया है। अगर ये ओरिजिनल मिल जाएं तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं।
रत्नों का प्रयोग प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। एक तो लोग शौकिया तौर पर आभूषणों में जड़वा कर शोभा वृद्धि के लिए धारण करते हैं। दूसरा, ज्योतिषीय विचार से भी इन रत्नों को धारण करने का विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि सभी रत्न तथा उपरत्नों में एक प्रकार की दैवी शक्ति निहित होती है, जिसके आधार पर ये धारक की ग्रह बाधाओं को दूर कर उनके जीवन में सुख तथा शांति की स्थापना करते हैं। अब ये आप एक्वामेरीन देख सकते हैं, ये एक उन 84 में से उपरत्न है। ये ओरिजिनल नहीं, ये पन्ना नहीं है। पन्ना जो ओरिजिनल होता है वो बहुत ही ज्यादा डार्क ग्रीन होता है। रत्नों का महत्व। ज्योतिष और रत्न का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य सदा से ही तेज गति से उन्नति की ओर जाना चाहता है, सभी प्रकार की छोटी बड़ी विपत्तियों से बचना चाहता है तथा वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के संबंध में जानना चाहता है। सौर मंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर स्थित प्राणियों एवं वस्तुओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह विद्वान द्वारा भी प्रमाणित है। सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट वर्ण का प्रकाश प्रसारित करता है। उसकी किरणें उसी वर्ण में प्रसारित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को स्पर्श करती हैं, जिससे सृष्टि के सभी प्राणी भी उन किरणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। अतः शिशु जन्म लेते ही उन ग्रह नक्षत्रों की छाया से प्रभावित हो जाता है। शिशु के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की किरणों से प्रभावित होता है, वह प्राणी अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्हीं ग्रह नक्षत्रों या तारा पृथ्वी के जितना ही समीप होता है, वह पृथ्वी के प्राणियों व वस्तुओं को तथा वनस्पतियों को अपनी किरणों से उतना ही अधिक प्रभावित करता है। दूर स्थित ग्रह नक्षत्रों व तारों की किरण भूमंडल पर आते आते क्षीण हो जाती है, अतः इनका प्रभाव भी कम हो जाता है। मनुष्य के जीवन संचालन में ग्रहों का किरणों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ग्रह की किरण प्रत्येक मनुष्य को हर समय लाभ पहुंचाए या हानि। अतः ग्रहों की किरणों के प्रभाव न होने से मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि ही हीनता से ग्रसित हो जाती है। कभी कभी एक से अधिक ग्रह की किरणों का प्रभाव पड़ता है, जो सामूहिक रश्मियों के होने के कारण लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी। अतः विभिन्न प्रकार के रत्न विभिन्न ग्रहों की किरणों को अपने में शोषित करने की क्षमता रखते हैं। कौन सा रत्न किस ग्रह की किरणों को प्रभावहीन करने की क्षमता रखता है, यह ज्ञान विद्वानों द्वारा विशेष अनुभवों व अनुसंधानों के द्वारा निश्चित किया जा चुका है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक काल से ही ग्रहों के कष्ट को दूर करने के लिए हम रत्नों का धारण करते आए हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमने बार बार रिपीट की है कि ग्रहों से आने वाले प्रकाश। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ग्रहों से सर प्रकाश तो आता ही नहीं है, प्रकाश तो सिर्फ सूर्य से आता है। और एक ही ग्रह चंद्रमा है जो सूर्य के प्रकाश से चमकीला नजर आता है, वो भी सूर्य का ही प्रकाश होता है। और बाकी के ग्रहों का प्रकाश दिखते ही नहीं है, तो उनका प्रकाश कहाँ से आएगा? उनका अपना प्रकाश है नहीं, तो हम प्रकाश वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? तो हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि एक्चुअली में जो सन का प्रकाश है सभी ग्रहों पे पड़ता है, फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होता है उसी तरह से जैसे चंद्रमा का रिफ्लेक्ट होता है। तो एक तो ये कि प्रकाश सभी ग्रहों से आता जरूर है रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, साइंस के अनुसार हर ग्रह का अपना एक मास है। वो मास किसी ग्रह का ज्यादा और किसी का कम है, लेकिन उस मास के कारण एक ग्रेविटेशनल पुल जनरेट होता है। ये ग्रेविटेशनल पुल भी एक तरह की तरंगे होती हैं। इनकी अपनी वेवलेंथ होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये एक पुलिंग फोर्स है। ये पुलिंग फोर्स जो होता है, इसका बहुत असर पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब मास
मास को वेव में कन्वर्ट करना, ये डी ब्रॉगलीज का इक्वेशन है साइंस में, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। यहाँ पे मास को यूज किया गया। वेलोसिटी सभी चीजों में है, पृथ्वी भी देखिए क्रांति वृत्त पे चल रही है, तो वेलोसिटी तो है। तो इसके मतलब अगर वेलोसिटी है और मास है तो एच तो कांस्टेंट हुआ, तो लैम्डा मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगी। इसी को हम मैटर वेव कहते हैं। तो ग्रहों के मास के कारण जो वेव जनरेट होती है उसकी वेवलेंथ का ये इक्वेशन है, और अगर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। वो फ्रीक्वेंसी हमें इफेक्ट करती। अब कुंडली का ज्ञान आप सभी लोगों को है। कुंडली के आधा एक से लेके प्रथम फर्स्ट हाउस का आधा और सेवेंथ हाउस का आधा, ये हम जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, अगर बच्चे का जन्म मान लें कि पृथ्वी के उस हिस्से में हो रहा है जहां पे दिन है, तो बाकी का आधा हिस्सा 6 राशियां नीचे अंधेरे में होंगी और 6 आसमान में नजर आ रही हैं। बाकी की जो अंधेरे में 6 राशियां हैं, 6 हाउस, दूसरे से लेके छठे तक, वहां पे जो ग्रह हैं उनसे जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो उस बालक तक बहुत कम आ पाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी अवरुद्ध बन गई है। आपका जन्म हो रहा है जिधर सूर्य है, तो दूसरी तरफ जो ग्रह हैं, जरूरत नहीं कि सारे ग्रह एक ही तरफ हों, और एक ही तरफ होना अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जरूर उनकी जिंदगी में, उन बच्चों की जिंदगी में उन ग्रहों की कम स्ट्रेंथ होगी, और बाकी जो सूर्य की तरफ है, जो वो बच्चा सामने आकाश में फेस कर रहा है ग्रहों को, उनकी ज्यादा हो। अब उनके एंगुलर मान भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे सूर्य दोपहर 12 बजे के आसपास या 12 से 3 के बीच में जब वो 10वें हाउस में होता है, तो दिग्बली कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी दिशा आपके ठीक ऊपर है, आप वो जेनिथ पे है, आपके सर के ऊपर है, तो उसकी सबसे ज्यादा किरणें मिलती हैं, और इस कारण से आजीवन आपको, आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग ही रहेगा, आपका आत्मिक बल बहुत ज्यादा होगा। तो ये कुछ कारण है, ये साइंस से रिलेट करके हमने बताया है। अब ये क्या करते हैं, जो रत्न है, रत्न कुछ अयस्क से बने हैं, कुछ मेटल्स के बने हैं। वो मेटल कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को कैच करने, ये एक तरह का एंटीना है जो आपने अपनी फिंगर्स में पहन रखा है, और ये उन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कैच करते हैं जो जिस अयस्क के ये बने हैं। क्योंकि ये जो अयस्क है उसकी अपनी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि जब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर दी हो जाती हैं, तो वो जो चीज फ्रीक्वेंसी को मैच कराता है वो रिसीवर कहलाता है। इसीलिए हर ट्रांजिस्टर में, टीवी के अंदर एक रिसीवर होता है, और उसको हम रोटेट करके सेट करते हैं फ्रीक्वेंसी, जो चैनल हमें चाहता है उसकी बराबर फ्रीक्वेंसी आप कर देते हैं उस टीवी चैनल की, और वो चीज रिसीव हो जाती है। इन द सेम वे हम भी ग्रहों की फ्रीक्वेंसी जो मेरा वीक है उसका एंटीना अर्थात स्टोन पहन लेते हैं, और बस हमने ट्यून कर दिया। अब उस ग्रह के वो फ्रीक्वेंसी हम रिसीव करेंगे, और जो जिंदगी में कमी है उस फ्रीक्वेंसी की, वो पूर्ण पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने जिंदगी में बदलाव लाते हैं इन नगों के जरिए। तो ये इसका साइंटिफिक काज बताया है, ये एस्ट्रोलॉजी से हटके है, ये पूरी तरह से मैंने साइंस बताया है। दूसरा जो इसमें है कि ग्रहों के गुण तथा मनुष्यों पर उनका प्रभाव। अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि ग्रहों के गुण के अनुसार मनुष्यों पे इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए लाइन से सारे ग्रह इस डायग्राम में बने हैं। सूर्य है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और उसके बाद के ग्रह, सभी का साइज अलग अलग है। तो सभी की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही वो हमारे पास तक आ रही है। अब पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे अयस्क हैं जो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अयस्क कैसे जनरेट कर लेते हैं? तो कोई भी
एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट बिना वाइब्रेशन के नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा है कि टाइम की जो एटॉमिक डेफिनेशन है वो ये बताई गई कि क्रिप्टन एक एलिमेंट है, उससे जो नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है उससे हमने मीटर की डेफिनेशन बनाई है और टाइम की भी बनाई है। तो वो जो प्रकाश है उससे 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31 हजार 770 वाइब्रेशंस जो होते हैं, तो 1 सेकंड हम बोलते हैं, इतने ज्यादा वाइब्रेशन। इसके मतलब ये एलिमेंट वाइब्रेट करते रहते हैं। आपने सुना होगा पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्रिस्टल घड़ियों में लगाया जाता है जिससे कि घड़ियां चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि वो उसमें फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे ही ये अयस्क हैं, और हर हर ये काफी रिसर्च के बाद, और ये रिसर्च तब हुआ प्राचीन काल में कि किन ग्रहों के लिए कौन से अयस्क जरूरी हैं जो उतनी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं, और उसको हम अगर अपने फिंगर में या कहीं भी पहनते हैं तो एक रिसीवर की तरह काम करके हमारी बॉडी में वो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई करता है और उस कमी को पूरा करता है। तो उन्हीं के आधार पर, उन रिसर्च के आधार पे सारे नग अर्थात रत्नों का निर्धारण हुआ है। तो ग्रहों का मनुष्य पर प्रभाव, सभी ग्रह नक्षत्र व तारे अपनी किरणें पृथ्वी पर फेंकते हैं और पृथ्वी पर स्थित सभी निर्जीव निर्जीव वस्तुओं की क्रिया को संचालित करते हैं, और ये वस्तुएं उन किरणों को आपस में समाहित कर लेती हैं। पर विभिन्न रत्न विभिन्न प्रकार की किरणों को ज्यादा समाहित करते हैं, उनके अपने गुणों के कारण। वही गुण है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी को मैच कराना या रेजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस वर्ड फिजिक्स में यूज करते हैं और केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो इसका देखिए, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। और अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो उसमें ये बताया गया है कि जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ जनरेट होती है, एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी है। एल यहाँ इंडक्टर है और सी कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस। और इसीलिए हम इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करके टीवी के ट्यूनर को बनाते हैं। ठीक, तो ये तो बनाते हैं, पर एक इंसान के लिए बने बनाए गॉड ने अयस्क दे रखे हैं। तो इससे एक चीज और भी पता चलती है कि क्या भविष्य में हम लोग अपनी उंगलियों में ऐसी बनी बनाई आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग पहन सकते हैं, मशीन पहन सकते हैं जो एकदम प्योर उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी हमें दे। तो रत्नों को जिंदगी भर पहनने पे ज्यादा फायदा नहीं होता है, और शायद है कि वो कुछ ही महीने में फायदा कर दे। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी उतना ही तेजी से हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। इसीलिए प्रकृति पे ही डिपेंड रहे, ज्यादा अच्छा है। अतः रत्नों का प्रभाव हमें अधिक महसूस होता है क्योंकि रत्नों से निकलने वाला रंग गहन अवस्था में होता है। रंगीन किरणों का गहन अवस्था में प्राप्त होना ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से रत्नों के मूल्य व महत्व को बढ़ाता है। तो ये जो अयस्क है जो हम पहनते हैं, इनको हम रत्न कहते हैं। तो ये उस फ्रीक्वेंसी को जितना ही प्योर होगा उतना ही वो महंगा होगा, पर वो काम भी उतना ही अच्छा हो करेगा, और वो आपको उतना ही अच्छा पहुंचाएगा। आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि एडवर्ड जेनर ने पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। पेनिसिलिन उसका नाम था, और वो एक फंगस से डेराइव की गई थी। तो उस जमाने में फंगस से ही जो ये पेनिसिलिन बनती थी उसका उपयोग किया जाता था। तो क्योंकि वो एक फंगस और भी ज्यादा केमिकल, भाई वो तो नेचुरल एक जीव है, तो वो बहुत, उसको हम लोग प्लांट में पढ़ते हैं, फंगस एक प्लांट है। तो उससे जो केमिकल सिक्रीट होता है उसमें पेनिसिलिन जो मिलता है वो एंटीबायोटिक होता है। लेकिन शुरुआत में फंगस से जब हम निकालते थे तो बहुत सारे और केमिकल भी उसमें मिक्स आते थे, तो इसलिए दवा उतनी कारगर नहीं होती थी। रिसर्च के आधार पे उसका केमिस्ट्री, उसका संरचना पता कर लिया गया कि आखिर ये पेनिसिलिन बनता कैसे है। फिर उसको लैब में बना लिया गया और वो कृत्रिम हो गया, प्राकृतिक की जगह कृत्रिम हो गया। अब उस पेनिसिलिन का पाउडर बनाया जाता है, पूरी तरह से कृत्रिम है क्योंकि वो केमिस्ट्री के जरिए बन रहा है। और जब उस कैप्सूल को खिलाया जाता है तो वो 100% फायदा करता है, और इसीलिए अब जो कैप्सूल आ रहे हैं
इसको मॉडर्न टेक्निक से जो बना रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, डिजीज को तुरंत खत्म करता है। ऐसा ही हम एक समय में कर सकते हैं कि हम इन स्टोन्स को हटा के उनकी जगह ये रिसीवर बना के पहनाएं और असर ज्यादा हो। लेकिन साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे एलोपैथिक मेडिसिन के, इनके भी जरूर होंगे। जिस प्रकार विभिन्न पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर दवाइयां खाने को बताता है, ठीक उसी प्रकार जो ग्रह व्यक्ति के लिए कष्टकर होता है, उस व्यक्ति को बहुत मुसीबत व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह हानि होती है। इसके निवारण के लिए अमुक व्यक्ति के उस ग्रह को सबल बनाने के लिए उससे संबंधित विशिष्ट रत्न को पहनाया जाता है, जिसमें उस ग्रह की रश्मियों को शोषित करने की प्रबल क्षमता होती है। अतः वह व्यक्ति उस रत्न को धारण कर उसके द्वारा उस दुर्बल प्रभाव की क्षीण रश्मि को पूर्ण कर उसके प्रभाव को सबल बनाता है। इसलिए कमजोर ग्रह की पुष्टता के लिए उससे संबंधित रत्न को ग्रहण किया जाता है। तो ये जैसे एक ये प्रिज्म है, लाइट आ रही है और ये प्रिज्म ने उसको कलर में कन्वर्ट कर दिया, 7 कलर में, इसी को हम विबग्योर कहते हैं। ऐसा ही रत्न करते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है वो हमें हमारी बॉडी को पहुंचा देते हैं, बाकी को फिल्टर आउट कर देते हैं। अब ग्रहों के गुण धर्म के अनुसार कार्य, जैसे सूर्य, सूर्य के कार्य पता होंगे तभी तो हम उनके लिए वो उपाय कर पाएंगे और हम ये जान पाएंगे कि इससे नुकसान भी क्या है। इसमें राजदूतावास, जुआ सट्टा, वस्त्र का व्यापार, जवाहर का कारोबार, दवाइयां, फोटोग्राफी, ऊनी वस्त्र, चाय का रोजगार, इंजीनियरिंग व विद्युत संबंधी कार्य करना अति उत्तम है। जिनका सूर्य अच्छा अच्छा होता है वो ये फील्ड में जाते हैं। या बड़े भाई का गुण पित्र, यश, दाई आंख, कार्य, ज्ञान, आत्मा, प्रभाव, आरोग्य, मन की शुद्धता को बढ़ाता है तथा हृदय, पीठ, नाड़ी, राज्य, कृपा व हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए हड्डियां वर्ड आ गया है, इसका मतलब हड्डियां किसके कंट्रोल में है? सूर्य के। लेकिन यहाँ पे दांत नहीं लिखा है, दांत शनि के कंट्रोल में आता है, जबकि वो निकलता हड्डियों से है। ध्यान रखिए, कुछ अजीब सी चीजें हैं, वो बनता तो हड्डियों से है दांत, लेकिन आता है शनि के स्वामित्व में। बाकी के शरीर की सारी हड्डियां सूर्य के अंडर में आती है। अगर सूर्य ग्रह राहु केतु स्थित है तो जरूरी नहीं कि इसे हम ग्रहण कहें, क्योंकि वहां पता नहीं चंद्रमा है भी कि नहीं है। जैसे ही राहु आ जाएगा या केतु आ जाएगा तो सूर्य ऐसे जातकों को जिंदगी में जरूर अपयश, यहाँ लिखा है ना, सूर्य यश देता है, अब उसके उल्टा करेगा, अपयश जरूर मिलेगा। और जैसी स्थिति होगी उतना बड़ा आपको यश मिलेगा। जिस तरह से सूर्य सबसे ज्यादा यश देता है 10वें हाउस में जाके, तो उसके विपरीत चौथे हाउस में अगर ये राहु या केतु ग्रसित है तो उतना ही बड़ा अपयश भी मिलेगा। यहीं पे, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहीं पे कुंडली भी आप समझते जाएं। बाकी सूर्य का काम ही है मान सम्मान। देखिए धन इसमें कहीं नहीं लिखा है, ये मान सम्मान देने का ग्रह है और ऊर्जा देने का। ये बात अलग है कि उसी ऊर्जा से फिर हम धन कमा लेते हैं, लेकिन इसका मेन काम ये है। आगे देखते हैं चंद्रमा। यह स्मरण शक्ति, भावनाएं, मनोविकार, बाई आंख, फेफड़ा, छाती, माता, यश, मन, बुद्धि, संपत्ति, मातृ चिंता, कृषि कर्म, निंदा, ललित कलाओं के प्रति प्रेम आदि तथा औषधि क्षेत्र में व अनाज के व्यापार, आयात निर्यात, रेलवे, जहाज, श्वेत रंग की वस्तु, चांदी, मोती आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मेनली ये स्मरण शक्ति, भावनाएं, मानसिक स्थिति, मनोविकार इत्यादि का करता है। तो इसलिए ये आप समझ लीजिए कि जिन लोगों का चंद्रमा अच्छी जगह प्लेस होता है, उच्च का होता है, उनकी सोच भी उतनी ही उच्च होती है और वो जा बुद्धि के लिए कई ग्रह अपना रोल अदा करते हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक है, चंद्रमा आपकी स्मरण शक्ति का कारण है। बुद्धि बहुत है, स्मरण शक्ति नहीं है तो भी समस्या हो जाएगी। अगर ये दोनों अच्छे हैं और सूर्य कमजोर है तो एनर्जी लेवल ही लो हो जाएगा। तो मिली जुली सरकार चलती है, मतलब सभी का ठीक ठाक होना जरूरी है। मंगल, वीरता, धैर्य, साहस, युद्ध, लूटमार, प्रदोष, गर्भ, प्रदर, रक्तपित्त, वायु, खुजली, हड्डी के आंतरिक तत्व, मज्जा, पुलिस विभाग, सेना विभाग, स्वदेश प्रेम व रक्षा कार्य आदि का प्रतिनिधित्व करता है। और इसीलिए इसको हम सूर्य का सेनापति कहते हैं। सूर्य चंद्रमा राजा रानी का सेनापति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे सारे शब्दों का रिजल्ट निकाल लीजिए तो ये साहस का कार्य करता है, युद्ध का कार्य करता है,
यहाँ गर्भ शब्द आया है, गर्भ का रोल समझ लीजिए। जो लोगों की कुंडली में, स्पेशली स्त्रियों की कुंडली में अगर मंगल 5वें हाउस में है, क्योंकि वो संतान का हाउस होता है, तो ऐसी स्थिति में वो गर्भपात का कारण बनाता है। क्योंकि ये गर्भ, देखिए, जो मांगलिक स्थितियां मानी गई हैं, 12, 1, 4, 7, 8, इनमें जब मंगल होता है, पहली बात तो वो शादी चलने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इनमें इतना ज्यादा, मतलब साहस, एक बिगड़े हुए रूप में, जिसको यही नहीं समझ में आया है कि साहस को उपयोग कहाँ लाना है, वो अपनी वैवाहिक जिंदगी को ही खत्म करता है साहस के जरिए। और अगर मंगल इनके अलावा है, तो वो साहस अब अच्छे कार्यों में उपयोग। तो जरूरी नहीं कि गन, किसी के पास बंदूक है, अब उसको अकल ही नहीं है कि शत्रु पे चलाना है कि अपने ही मित्र पे चलाना है, तो ऐसे लोगों को गन देना उचित नहीं होता है। उसी तरह से मंगल अगर सही जगह बैठा नहीं है, तो ये साहस आपका गलत रिजल्ट दे देगा। बाकी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा आर्मी, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑल द थिंग्स आर इन कंट्रोल ऑफ मरकरी, सॉरी, मंगल। और दूसरी चीज, ये जमीन का भी मालिक है। तो जिनका मंगल अच्छा होता है, वो उसके पास जमीन जायदाद बहुत होता है। अब हड्डी तो अंदर किसके अंडर में आता है? सूर्य के। लेकिन हड्डी के आंतरिक तत्व, मज्जा, मज्जा में क्या बनता है आपको पता ही है, रेड ब्लड कार्सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्सेल्स, ये खून की कणिकाएं वहीं बनती हैं। तो मंगल कमजोर होने पे अब आप समझ सकते हैं एनीमिक क्यों होते हैं। अब मंगल जिनका स्ट्रांग होता है, उनके बॉडी में ऐसे लालिमा रहती है, ऐसा लगता है कि खून बाहर ही निकल आएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, बिना कुंडली देखे भी बता सकते हैं। बुध, बुध तत्व का स्वामी होने के कारण बुद्धि पर, ठीक है, बुद्धि तत्व पे बुध का स्वामित्व है, मालिक है। तो बुद्धि तत्व का स्वामी होने के कारण बुद्धि पर शरीर में वक्ष, वाणी, मस्तिष्क, शिरोभाग, अंतः संरचना, वायु तथा रक्त दोष, भौतिक कष्ट आदि पर प्रभाव डालता है। परिणाम स्वरूप स्मृति ह्रास, शिरोरोग, उन्मत्तता, श्वास का, वाणी दोष, मुख कंठ विकार तथा श्वास रोग व बुरी कल्पनाएं तथा व्यवसाय, बैंक, बीमा, शेयर से युक्त व्यवसाय और विद्या के क्षेत्र में ज्योतिष ज्ञान, मनोविज्ञान आदि पर बुध का प्रभाव है। तो बुध, अब देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं ज्ञान से रिलेटेड है, तो बुद्धि का रोल है। पर कैसे ये बुद्धि पे रोल करता है? अभी तो हमने बताया कि चंद्रमा करता है, चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है। तो देखिए ये क्या करता है, हमारा यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मस्तिष्क, और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, शिरोभाग, अंतः संरचना, वायु, रक्त, भौतिक कष्ट आदि प्रभाव, तथा यहाँ पे शिरो रोग जो यहाँ पे लिखा है। तो शिरो रोग क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र के रोग होते हैं। अब तंत्रिका तंत्र ही अगर काम नहीं करेगी, तो दिमाग कैसे काम करेगा? क्योंकि सेंस ऑर्गन तो वही है। हमारे बॉडी में सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि बॉडी से सेंस को ले जाती हैं ब्रेन में, और मोटर नर्व्स होती हैं जो रिटर्न उसका इफेक्ट, या आपको क्या रिजल्ट देना, क्या कार्य करना है, वो मोटर नर्व कराती हैं। इनका स्वामी है बुध। तो जिनका बुध पीड़ित होता है, उनको पक्षाघात होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, उन्हीं को पैरालिसिस के असर आते हैं। दूसरा, बुध त्वचा का मालिक है, ये इसमें बताया भी हमने। तो जिनका बुध पीड़ित होगा, तो उनका एक रूप ये भी नजर आएगा कि त्वचा रोग हो जाएंगे, कुष्ठ रोग हो जाएगा। बुध कम्युनिकेशन का मालिक है, तो उनका अगर अच्छा है, तो अच्छे वो कम्युनिकेटर होंगे, अदरवाइज उनकी वाणी खराब होगी। अब आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति का क्षेत्र निम्न व्यवसायों पर प्रभाव डालता है, जैसे नौकरी, लोकसभा, विधानसभा की सदस्यता, न्यायाधीश। देखिए बृहस्पति न्यायाधीश आ गया। दंडाधिकारी हम शनि को मानते हैं, पर न्यायाधीश बृहस्पति बनाता है। लेखक, प्रकाशक, काव्य, राज्य कृपा तथा महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कराने वाला है।
साथ ही मांगलिक कार्य, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य, वेद पाठन, स्वर्ण, फसल, पुत्र, ज्ञान, वात रोग, शरीर पुष्टता, कष्ट रोग, योनि रोग, मैत्री गुण, यंत्र, मंत्र, भक्ति, संकट में धैर्यता, सहायता करने की भावना, और रहन सहन, सादा रहन सहन, क्योंकि ये देव गुरु है ना, गुरु है, गुरु सादे रहते हैं, आदि क्षेत्रों पर प्रभाव रखता है। तो बृहस्पति, देखिए, ये बहुत ही मुख्य पद दिलाता है, लोकसभा, विधानसभा, न्यायाधीश, लेखक, प्रकाशक। पर आप ये भी जान लीजिए कि बिना शनि के ये कुछ नहीं कर सकते। शनि क्या है? वो आपको सबसे बड़ा सेवक बनाने की क्षमता रखते हैं, और ये सारे पद जन सेवक के हैं। तो अगर शनि नहीं चाहेंगे कि आपको जन सेवक बनना है, तो बृहस्पति जन सेवक आपको बना नहीं पाएंगे, क्योंकि फाइनल तो उन्हीं के हाथ में है ना, कि आपको जनता की सेवा करनी की नहीं, क्योंकि वो सेवक है खुद। शनि सेवक है, वो दास है, और जो दास है, दासों का राजा है, तो वो चाहेगा तो आपको दास बनाएगा। और आजकल तो भीड़ है, सभी दास बनना चाहते हैं, क्योंकि सभी न्यायाधीश बनना चाहते हैं, सभी आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं। तो ये तो शनि के हाथ में है। लेकिन बृहस्पति वो क्षमता देगा, वो ज्ञान देगा आपको, कि आप उस चीज को पहुंच पाए वहां तक। न्यायाधीश बनाने के लिए वो ज्ञान तो आना पड़ेगा ना, वो ज्ञान तो लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में जिन कुंडलियों में बृहस्पति और शनि दोनों अपना पावर यूज करते हैं, तब वो इतने उच्चतम शिखर पे जाता है। तो इसीलिए न्यायाधीश बनना, आईएएस पीसीएस बनना मुश्किल हो जाता है। एक ग्रह के कारण अगर ऐसा होता, तो बहुतों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है, बहुतों की कुंडली में शनि का उच्च का होता है, तो इतने न्यायाधीश क्यों नहीं बन पाते हैं, इतने जज क्यों नहीं बन पाते हैं? उसका कारण ही यही है। अब दो का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में हो, और स्पेशली 10वें हाउस और 9वें हाउस में हो, तो वो न्यायाधीश बनाएगा। ऐसा कम होता है, इसीलिए न्यायाधीशों की संख्या कम होती है। ये एक तरह से हीरे ही हैं जो कम बनते हैं। शुक्र, शुक्र के क्षेत्र निम्न है: वस्त्र, रत्न, भूषण, धन, इत्र, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, गीत, काव्य, कोमलता, यौवन, व्यवहार, साहित्य चर्चा, वशीकरण, इष्ट की चिट्ठी, कला, प्रेम, मधुर वाणी, गायन, वादन, फर्नीचर, स्त्री संबंध का, वायुयान, कामाग्नि, कामेक्षा, हंसी मजाक, नृत्य, विलास, वीर्य, रमण, शय्या स्थान, विवाह, इंद्रजाल, आंख, रक्त, कफ, स्त्री दुख, यह रोग में प्रमेय, वीर विकार, मंद बुद्धि, पुरुषार्थ, नर्स प्रशिक्षण, अधिकारी, स्वतंत्रता, व्यवसाय, प्राचीन संस्कृति का अभिमान, स्टेशनरी, मिष्ठान, व्यभिचार, मध्य उद्योग, अंडाशय, उदर, दाह, कन्या, संतान आदि पर प्रभाव डालता है। तो अगर ये पूरा अगर ध्यान से देखें, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी: खूबसूरती, सौंदर्य, वैभव, विलासिता, स्त्री, विवाह, और मतलब वैभव विलासिता देने का कार्य करता है। तो जैसे अगर स्थिति इसकी अच्छी होगी, तो आपको ये सारे सुख मिलेंगे, और अगर ये बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, तो इनमें बहुत कमी आ जाएगी। तो ये एक तरह से, ये ग्रह, इसे भौतिकवादी कहते हैं, ये सारी भौतिक चीजें आपको देता है, सारे भौतिक सुख सुविधाएं देता है। शनि, शनि शरीर के वात संस्थान, पुंसत्व, स्नायुमंडल और गुहा प्रदेश को विशेष रूप से प्रभावित करता है, जिस कारण से प्रेरित होकर मनुष्य आपराधिक कृत्य, चोरी, डकैती, ठगी, कुसंगति, पारिवारिक कलह तथा वैर विरोध की उत्पत्ति करता है। यदि शनि शुभ कारक स्थिति में हो, तो काले रंग, लोहा, विषय, यांत्रिकी, तैलीय पदार्थ, चर्म उद्योग आदि में सहायक होता है, तथा बुद्धि विकास पाकर मनुष्य सिद्ध, संत, सन्यासी, वकील, दार्शनिक और योगी भी बन जाता है। राहु, कुतर्क करना, दूसरों की गलतियां निकालना, भ्रम, अफवाहें फैलाना, प्रचार विभाग, पूर्वजों का गुणगान, लॉटरी लगाना, आकस्मिक कार्य, गड़ा हुआ धन मिलना। तो देखिए, राहु जिनका अच्छा होता है, उन्हीं को लॉटरी लगती है, उन्हीं का सट्टा लगता है, वही जुआ खेलने में अच्छे होते हैं। उनको अचानक धन मिलता है, सोचा नहीं होता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होता कि आज सट्टा लगाने जाएंगे, आज जुआ खेलने जाएंगे तो जीत के आएंगे, और अचानक लेके चले थे 100 रुपया, लेके आए 1000 रुपया या लाख रुपया। तो ये अचानक आपको देता है। पर क्या ये अच्छी चीजें हैं? आकस्मिक धन मिलता है, लेकिन ज्यादातर डूबता है। वो दिन कभी आता है आकस्मिक, ठीक, जो कमियां ये लगातार आपको देता है, जिस कारण से ये थोड़ा बदनाम भी है,
वो है कुतर्क करना। ऐसा जो व्यक्ति आपको मिले जिंदगी में कि वो बकवास करता रहे और आपको मतलब मानने को राजी ना हो, सही चीज को भी गलती कहे, वो कहते हैं कुतर्क करना। तो कुतर्की व्यक्ति राहु। दूसरों की गलतियां निकालना, सदैव दूसरों की गलतियां, चाहे साला खुद कूड़ा हो लेकिन दूसरों की गलतियां निकालता रहेगा। भ्रम फैलाना और समाज में अफवाह फैलाना। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक काम देती हैं अफवाह फैलाने का। तो राहु उनका जरूर अच्छा होता है, वो भ्रम फैलाते हैं। आजकल न्यूज चैनल वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। प्रचार विभाग, क्योंकि ये भ्रम और अफवाह फैलाने में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए इनको प्रचार विभाग में ज्यादा अच्छा जॉब मिलता है। ये एडवर्टाइजिंग में ये नंबर वन हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही है गलत सही कुछ भी हो ये प्रचार कर ले जाएंगे। पूर्वजों का गुणगान, एक चीज ये अच्छा करते हैं कि पूर्वजों का गुणगान बहुत अच्छा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी लिखा है कि आपको पता ही है केतु जो है हमारे पिछले जीवन से जुड़े हैं। और इस जीवन में इसीलिए उस जगह जाके बैठते हैं जहां पे अभी वो कमी रह गई है, जिसको हम पिछली जिंदगी में पूर्ण नहीं कर पाए, वो उसी हाउस में आते हैं और अब वो उसको पूरा करके ही आपको मोक्ष देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं ये मोक्ष कारक है केतु। और भाई हाउस तो सभी प्यारे होते हैं 6 8 12 को सोच के, तो बाकी की जगह जब ये बैठते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब इस हाउस से रिलेटेड चीजें तो मिलने से रही। गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। केतु वहां इसलिए बैठे हैं कि जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो बचा रह गया था इसीलिए तो आके वहां बैठे हैं। अब वो उस हाउस का जबरदस्त देंगे रिजल्ट। हाँ, देते राहु केतु आकस्मिक हैं, पूरा करने के बाद आपको उस हाउस की उस चीज से आपको मुक्ति देंगे। इसीलिए जब मुक्ति देते हैं तो तकलीफ कारक भी होता है। तो आज का टॉपिक मिक्स था, क्योंकि ग्रहों का परिचय दिए बिना हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रत्न आपको पहनना है और इस रत्न से फायदा क्या होगा। इसीलिए ग्रहों के गुण भी बताना बहुत जरूरी है। तो आज हमने कैसे रत्न काम करते हैं और ग्रहों का रोल क्या है, ग्रह कौन कौन से गुणों को कंट्रोल करते हैं। अब दोनों स्टडी होने के बाद हम बताएंगे कि आगे रत्न जो 9 रत्न है उनको पहनने से वो कौन से लोग पहने और उनको पहनने से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुण आपने आज पढ़ लिया।